हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डीजीएफटी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट में एक मेजर सेगमेंट है। देखिए, डीजीएफटी का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये हमारी एक ऑटोनमस बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जिसको कि जो मेन फंक्शन है या मेन रोल है या मेन रीज़न एग्जिस्टेंस का वो है कि ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क्स डेवलप करना है, जिससे कि हमारे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को कन्वीनियंस मिले और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो ट्रेड है, वो थोड़ा फेवरेबल हो। तो इसमें हम अपने एक्सपोर्टर्स को नई नई मार्केट्स एक्सप्लोर करने में मदद करें, और जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनके लिए competitive मार्केट्स आइडेंटिफाई करके लाएं, जिससे कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है और जो हमारा पेमेंट्स है वो थोड़ा सा हमारे फेवर में रहे। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंसिंग से लेके एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स और कस्टम प्रोसीजर्स, सभी को वो लोग रिव्यू करते हैं और टाइमली बेसिस पे ये फैसिलिटेट करते हैं। नाउ लेट्स गो। नाउ यू सी, देखें, वर्ल्ड में ट्रेड जो है वो बेसिकली डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी है। इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट, ये तीन टर्म्स यूज होती हैं, जबकि लोकल ट्रेड में आप ये सब यूजली नहीं यूज करते हैं। अब इंटरस्टेट ट्रेड है, वो बिल्कुल फैसिलिटेट होता है। उसमें डीजीएफटी का मेनली फॉरेन ट्रेड में बहुत सीरियस इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे हमारे कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट में एक तरीके से मार्केट और क्लाइंट ढूंढने का काम जो है, उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज ऑपरेट करती हैं। तो डीजीएफटी भी उसमें से ही एक है, जिसका काम है कि वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और अल्टीमेट गोल है कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसको इंक्रीज करने का। डीजीएफटी बहुत पाइवेटल रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो हमारे फेवर में है। आर अब देखिए, इंडिया अगर अपने टोटल ट्रेड को देखता है तो क्रूड ऑयल एक मेजर इम्पोर्ट है इंडिया के लिए, जिसके लिए हम बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी हैं, जिसको कि हम काफ़ी हद तक बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया कैंपेन के अंदर बहुत रिलायंस, हमारी सेल्फ रिलायंस कर दी है। यानी जो हम पहले बाहर कंट्रीज पे डिपेंडेंट होते थे, तो अब इंटरनली हम अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारे फेवर में आएगा। लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। सो डीजीएफटी जो है वो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को लाइसेंस इशू करता है। सेक्टर टू सेक्टर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ आप नहीं कर सकते ट्रेड। तो कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, वो पॉलिसी में डिफाइन करते हैं। और जहाँ जहाँ अलाउड है, जिन जिन सेक्टर्स में आप एंट्री ले सकते हैं, वहाँ आपको ये लाइसेंस इशू करते हैं, ऑथराइजेशन देते हैं। स्मूथ फैसिलिटेशन अक्रॉस बॉर्डर के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन और जो नेसेसरी सपोर्ट है वो ला के करते हैं। और इनके पास कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड को सिंप्लीफाई करता है। अब देखें, इस इमेज में आपके पास कितने सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, डॉटेड पॉइंट्स हैं पिंक कलर के, ये सब डिफरेंट मार्केट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो डीजीएफटी की जो मेन स्कीम्स हैं और जो पॉलिसीज हैं जो वो ऑफर कर रहे हैं, उसमें मेनली आप देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसेस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। फैसिलिटेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ ही कंट्रीज़ के साथ। तो उनकी वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपॉर्चुनिटीज़, और उसके बाद वो प्रोसेसिंग करते हैं। और फिर फाइनली ट्रेड पॉलिसी, जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है। पॉलिसी मतलब आप क्या, किस टाइप के इंसेंटिव्स और सपोर्ट्स लेके आ रहे हैं। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, जिसमें आप टैक्स कंसेशन दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, लैंड बड़ी कंसेशनल रेट पे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इससे शायद कुछ नए बिजनेसमैन, बिजनेस हाउसेस इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरवर्ड इनिशिएट करेंगे, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी लेके आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डीजीएफटी के लिए है। और इसमें अब थोड़ा सा और हम देखते हैं कि जो डीजीएफटी से कनेक्टेड है वो है कस्टम प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले कस्टमर डिक्लेरेशन जरूरी है,
कि जो भी आप काम करेंगे उसका डिक्लेरेशन फॉर्म आपने ठीक से फिल किया हुआ है, उसमें जो भी उनको अपने एविडेंसेस और उनको प्रूफ चाहिए वेरिफिकेशन के लिए आपने सारे अटैच किए हैं। फिर उसके बाद अगला है कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ भी करना है उसके लिए लाइसेंसेस लेना पड़ेगा। लाइसेंसिंग की बड़ी नॉमिनल सी फीस रखी होती है और रिन्यूअल भी हो जाते हैं ये लाइसेंस, बट उसको लेने के लिए आपको जो अपना कागजी कार्रवाई है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो वो जैसे ही आप करते हैं तो आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर लाइसेंस वगैरह अथॉरिटी से इशू हो जाता है। अब यहाँ पे रेड टेपिज्म और वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, और लाइसेंसेस लेना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अभी सबका सब ऑटोमेटेड हो गया प्रोसेस। अब अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ तो एक टाइम बाउंडेड मैनर में आपको या तो कोई ऑब्जेक्शन रेज हो जाती है या फिर आपको अपना लाइसेंस मिल जाता है, जिससे कि आप अपना काम इमिडिएटली स्टार्ट कर सकें। तो आगे है टैरिफ की क्लासिफिकेशन, मतलब आपको जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो वो किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया, गुड्स को कुछ टैरिफ, गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड टैरिफ, ये टैरिफ क्लासिफिकेशन में रखा हुआ है कि आप अपने टैरिफ के हिसाब से क्लियर रहें कि आपको कितना उसके लिए गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक। आगे डॉक्यूमेंट सबमिशन की बात आती है कि जहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स डाली है उसको आपको वैलिडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट करना पड़ेगा। सो नेविगेटिंग कस्टमर प्रोसीजर इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में इट इज मस्ट, business must submit detailed custom declaration, secure appropriate import or export license, correctly classify goods under tariff codes, provide all necessary supportive documentation for verification. Adherence to these requirements is essential for smooth customer clearance and compliance with trade regulation. तो आप जैसे जैसे ये सारी चीज़ें करेंगे तो गवर्नमेंट भी, जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और जो भी अथॉरिटी है वो आपके साथ वो सारी चीज़ें मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने में कसर नहीं छोड़ेगी ना इसी। अब यहाँ पे हमारा रोल ऑफ बैंक्स आ रहा है। डीजीएफटी स्कीम बना रही है, आप एक एक्सपोर्टर हैं लेकिन स्टिल आपको बैंक से फाइनेंशियल मदद चाहिए, तो ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटेशन कर सकते हैं वो लोग, लेटर ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं, बैंक गारंटी दे सकते हैं, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल लोन दे सकते हैं जिसमें सीसी लिमिट्स आती हैं। इसमें आप स्टॉक और बुक डेट की सिक्योरिटी देते होते हैं यूजली, या अगर टर्म लोन ले रहे हैं तो उसमें भी आप लैंड एंड बिल्डिंग या मशीनरी या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप इनको सिक्योरिटी की फॉर्म में दे सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बैंक से, कि आप अपने क्लाइंट के लिए या तो अगर उसको पेमेंट करना है तो अरेंज करेंगे, अगर रिसिप्ट आ रही है, रेमिटेंस आ रही है इनवर्ड, तो उसको आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये भी बैंक ही फुलफिल करने वाले हैं। और फाइनली बैंक्स जो हैं उनको, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी टाइम रेमिटेंसेस बाहर भेजनी पड़ती है और रेमिटेंसेस इनवर्ड मूवमेंट भी आती हैं, तो उस सिचुएशन में किसी कस्टमर को पैसे को यूटिलाइज करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आपकी सारी उस अकाउंट की ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पूरी है इस ट्रांजेक्शन को लेके। सो अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, जैसे शिपिंग बिल है, इनवॉइसेस है, लाइसेंसेस है, ये सब की कॉपी आपके पास है, तो देन थिंग्स आर वेरी इजी, तो फिर नहीं ब्लॉकेज होगी, फिर सारी चीज़ें बहुत इजीली फैसिलिटेट हो जाएंगी। नाउ इसके आगे नेविगेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड ट्रेड फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि इस फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हो क्या रहा है, कि जब भी आप करेंसी एक्सचेंज करेंगे, आप अपनी फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे या लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक एक्सचेंज रिस्क का खतरा रहता है, यानी वैल्यूएशंस जो है वो वेरी कर सकती है। जैसे अभी आप देखोगे कि करंटली पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बड़ा हाई है, उनकी लोकल करेंसी काफ़ी डेप्रिशिएट कर गई है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है वो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से आ रही है। सेम ही श्रीलंका में हुआ, तो इनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से उनकी करेंसी वीक हो गई है। तो अब हम जब किसी करेंसी को होल्ड कर रहे हैं, जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स को मेजर करेंसीज जो है डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, इसके रिजर्व्स होल्ड करके रखने पड़ते हैं, और इनकी करेंसी की वैल्यूएशन अप डाउन होती रहती है। तो उसमें आपको रिस्क एक्सपोजर है, एक एक्सपोजर रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज के वैल्यूएशंस के ऊपर नीचे होने से आपके पोर्टफोलियो हिट होते हैं। तो इसके लिए आपको हेजिंग स्ट्रैटेजीज लेनी पड़ सकती है कभी कभी, अपने रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है जो वो ये कि
ट्रेड फाइनेंस के ऑप्शंस जो हैं वो फैसिलिटेट करने होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बिजनेसमैन अपना पैसा तो लगा के बैठा है, उसको अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, मल्टी लेवल पे ऑपरेट करने के लिए बैंक की फैसिलिटेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे जब आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की फैसिलिटी है, तो आपकी ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाती है। कंप्लाइंग विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बैंक है तो बैंक ने तो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने ही करने हैं। और एक्सचेंज है, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, कंप्लायंस है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन करेगा कौन? ये बैंक को फैसिलिटेट करनी होती है और इंश्योर करना होता है कि ये सब सही हो। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ की एक्सटेंशन है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1945 में ख़त्म, तो उसके बाद हमारे एक तो जो हमारा यूएनओ है, यूएनओ का इनिशियल जो वर्जन था, इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशंस, उसकी क्रिएशन हुई और उसके साथ में गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ की एग्जिस्टेंस आई। तो इंडिया उसमें फाउंडिंग मेंबर है। लेकिन 1995 में अब ये चीज़ें काफ़ी बदली हैं। 1995 और 2005 में ये जो अपने ये पुरानी बॉडीज़ हैं, इनकी एग्जिस्टेंस उतनी स्ट्रांग नहीं रही, तो उनको रिप्लेस करके उनको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट आई। तो जो हमारा गैट है उसको हमने अपग्रेड किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। उनका मेन एम है कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो है उसको फैसिलिटेट करना है, स्मूथ करना है। जो हर्डल्स है, जो बैरियर्स है, चाहे वो ट्रेड बैरियर्स टैरिफ के फॉर्म में या नॉन टैरिफ के फॉर्म में है, तो उन सबको रिड्यूस करना है, मेंबर कंट्रीज को इजी फैसिलिटेशन देनी है, और अगर कहीं कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उसको सेटल करना है। तो उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्रीमेंट्स है उसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पे बहुत बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इसके आने के बाद ग्लोबली ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ा है। अब देखें, ये मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल मतलब आपको सारी कंट्रीज के साथ एक ही शॉट में एग्रीमेंट हो जा रहा है, आपको वन टू वन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब आप डब्ल्यूटीओ में क्या है कि अगर आप किसी एक कंट्री को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो सभी मेंबर नेशंस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, टैरिफ्स में कुछ स्पेशल टैरिफ्स नहीं लगा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, उनके जो रूल्स एंड पॉलिसीज हैं उनको ब्रीच नहीं कर सकते हैं। डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बॉडी बिठाई हुई है। प्रमोटिंग फ्रीयर ट्रेड, मतलब यहाँ पे कोई आपने कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बना दिया और बैरियर जो है उसको एलिमिनेट कर दिया है, रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो वो जब आपके पास ट्रेड बैरियर्स ही नहीं होंगे, तो आप देखें कितना आपको स्कोप है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी दबा के, और वो फिर दूसरी डेवलप्ड नेशंस के एट पार पहुंच जाएंगी। फैसिलिटेट सप्लाई चेन है। देखें आप, कोविड था, कोविड के टाइम पे कितनी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो आपको कहीं ना कहीं तो सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखना पड़ रहा था, स्टॉक कहीं डिप्लीट नहीं हो रहा था, एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन पे रोक नहीं थी। हाँ, और उसके साथ साथ में जो भी लॉजिस्टिक्स है, गाड़ियों से सामान मूव हो के अपने डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच रहा था, तभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कोविड को हमने बहुत अच्छे से टैक्टफुली डील करके सॉर्ट आउट किया। अब वो पुराने टाइम की बात हो गई। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर इवॉल्विंग इन ट्रेड लैंडस्केप। अब देखिए, चाइना बड़ा एग्रेसिव है और ये डंपिंग के प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। मतलब अपनी कंट्री में जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए उनके वहाँ कोई लेबर रिफॉर्म्स नहीं है। वो लोगों से 16-16, 18-18 घंटे काम करवा के बिना कोई लेबर मिनिमम वेज रेट फिक्स किए लोगों को, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट कम है तो वहाँ लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। और वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्योंकि बहुत कम हो रही है उनके लिए, तो वो बाकी मेंबर कंट्रीज़ को वो उस रेट पे कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो अभी क्योंकि चाइना उतनी कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर आप देखो चाइना बिगेस्ट सप्लायर है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो चाहे वो इंडिया हो। तो इसमें डंपिंग की प्रॉब्लम है कि आप जो गुड्स हैं उनको एक सब्सिडी डिस्काउंट दे के प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते रेट्स पे निकाल के ला रहे हैं, जिसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। अब देखो इंडिया में जितने भी आपके फोकल पॉइंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, आप देखोगे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज बंद हो जा रही हैं।
एक एक करके, क्योंकि वो compete नहीं कर पा रही है चाइनीज गुड्स के साथ। चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो, मेड इन चाइना आ रहे हैं, और वो कॉस्ट इफेक्टिव है। बिजनेस मैन को उसमें 40-50% अगर मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, तो सब कोई उसी में लग रहा है, उसी को एक्सेप्ट कर रहा है। Companies must remain agile, proactive, adapting these strategies to navigate the dynamic trade landscape, leveraging data analytics, diversifying supplier network, exploring emerging markets can help organization capitalize on changing trade dynamics. अब वो यही बताना चाह रहे हैं कि आप ट्रेड डायनामिक्स चेंज कर सकते हैं, बट उसमें आपको थोड़ा डायनामिज्म लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ की टेक अवेज है दोनों टॉपिक्स को लेके, एक डीजीएफटी और दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि आपस में सेटलमेंट करना, और जो भी मेंबर नेशन है उसके बीच में ट्रेड को कंप्लीट करना। और यहाँ कहीं कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जैसे पाकिस्तान में है, तो उन कंट्रीज को अपने मेंबर नेशंस के साथ कनेक्ट करके ट्रेड की मोर अपॉर्चुनिटीज लाना, यानी आपको एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना है। तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड बैरियर्स को कम करना है, उसके ऊपर काम कर रही है। और जो कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड है, डेवलप नेशंस, अंडर डेवलपिंग नेशंस, जो उनके इंडस्ट्रीज का सेटअप है, कि जो एग्रीकल्चर सेटअप है, उसके लिए थोड़े ग्राउंड रूल्स अलग हैं। सब्सिडी वाला डायमेंशन है, जो कि डेवलपिंग नेशंस और इंडिया के को काफ़ी ब्लेम किया गया है ओवर टाइम। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा, जो ग्राउंड चैलेंजेस है उनको तो लेके चलना ही पड़ेगा आपको। एम्बेरसिंग ग्लोबल ट्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट में जो भी है वो उसके कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स आपके लोकल मार्केट में भी हो रही है। लीवरेजिंग डीजीएफटी स्कीम्स, मतलब बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, अगर उनको ये स्कीम्स पता होंगी तब तो वो अवेल कर सकते हैं, वरना इट्स डिफिकल्ट। और पार्टनरिंग विद बैंक्स, कोलैबोरेटिंग क्लोजली विद बैंक्स टू नेविगेट विद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटर जो है उसने एजेंट्स बना के छोड़े हुए हैं मार्केट में। अब वो एजेंट आपसे काम करवा रहे हैं या आपकी पेमेंट ले रहे हैं, जो भी है। तो अब इन एजेंट्स को हम बैंक्स का नाम दे सकते हैं, तो बैंक्स अपने रेलेवेंस के लिए आपको कनेक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं। क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि उनको अगर आपके श्रीनगर में ब्रांच नहीं है और श्रीनगर में डीडी चाहिए, तो आप कैसे करवा सकते हो। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप ही को फुलफिल करनी होगी। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, होप आपको ये समझ लगा। गुड डे।